नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने देखा इरिगेशन सिस्टम देखा। इरिगेशन क्या देखा? सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ये सब देखा हमने। फिर सरफेस में बहुत सारे देखे, सब सरफेस में देखे। ड्रिप इरिगेशन का प्रेशर देखा, डिस्चार्ज रेट देखा, स्प्रिंकलर का डिस्चार्ज रेट देखा। फिर हमने बात किया कि डिफरेंट टाइप से वेयर्स, पार्सल फ्लूम, ये सब के बारे में देखा। आज हम शुरू करते हैं, चलिए ड्रेनेज। ड्रेनेज 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 का मतलब निकास। निकास, ड्रेनेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक्सेस, देखिए ड्रेनेज का मतलब टू रिमूव एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए हमें ड्रेनेज का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं विधियाँ, देखते हैं कि किस किस मेथड से वाटर को निष्कासित किया जाता है। पहला देखते हैं, चलिए। पहला है सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज, सरफेस ड्रेनेज। दूसरा होता है सरफेस के बाद सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज। तीसरा होता है, दो ही होता है। चलिए, हमने क्या बोला था जब इरिगेशन देख रहा था तब? अरे फोड़ दो। सरफेस ड्रेनेज का मतलब क्या देखा था हमने? सरफेस ड्रेनेज का मतलब था कि सरफेस से ऊपर, ये मृदा सतह है, इसके ऊपर से ड्रेनेज, एक्सेस वाटर को रिमूव करना, ये क्या है? सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज की बात करें, सब सरफेस ड्रेनेज मतलब मृदा सतह, इसके नीचे से वाटर को रिमूव करना, ये है सब सरफेस ड्रेनेज। अब सरफेस ड्रेनेज की बात करते हैं, सरफेस ड्रेनेज में किस किस मेथड से हम वाटर को रिमूव करते हैं। सरफेस ड्रेनेज में देखते हैं, चलिए। इसमें सरफेस ड्रेनेज में स्लोप 2% होना चाहिए। स्लोप 2% से कम, 2% से कम, तब हम सरफेस ड्रेनेज का यूज करेंगे। मतलब मस्ट 2% से कम होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये एक सेकंड, सरफेस ड्रेनेज के अंदर आता है समतल भूमि में। अगर समतल भूमि से हमें वाटर को निकास करना है तो इसके लिए लेस देन 2% स्लोप होना चाहिए समतल भूमि में। फिर आता है ब्रॉड। हमने गेहूं के केस में देखा था ब्रॉड बेड फरो सोइंग मेथड में। ब्रॉड, आप इसके लिए मेरा वीट का वीडियो देख सकते हैं। ब्रॉड बेड फरो, ये भी ड्रेनेज के मेथड है, ठीक है। ब्रॉड बेड फरो में क्या करते हैं, देखिए 120 से 150 विड्थ का एक कैनल बनाते हैं, बोला जाए ये कैनल, फरो बनाते हैं, फरो, ठीक है। उसके बाद इसको जो है स्लोप, ब्रॉड बेड फरो 0.5% स्लोप में अपनाई जाती है। हमने क्या देखा? समतल भूमि में लेस देन 2% स्लोप होना चाहिए, तब हम ड्रेनेज कर पाएंगे। ब्रॉड बेड फरो में 0.5% स्लोप होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें यह मुख्यतः ब्रॉड बेड फरो मेज एंड ग्राउंडनट, मेज एंड ग्राउंडनट के केस में अपनाया जाता है ब्रॉड बेड फरो ड्रेनेज मेथड। तीसरा मेथड देखते हैं, चलिए। इनमें दो ही था, सरफेस मेथड में थे, समतल भूमि में 2% स्लोप में और ब्रॉड बेड फरो 0.5% स्लोप में। अब आता है सब सरफेस की बात। सब सरफेस ड्रेनेज की बात करें, सब सरफेस मतलब मैंने क्या बताया? भूमि सतह से नीचे ड्रेनेज करना। सब सरफेस में होता है परफोरेटेड पाइप्स। देखिए परफोरेटेड पाइप्स के द्वारा आप क्या करिए, आप ये भूमि है, ठीक है, इसके अंदर पाइप लगा दीजिए, इसको डिप किया एंड पाइप फिट कर दिया। इसमें परफोरेटेड है, ये छिद्र है बहुत सारे, जिससे क्या होगा? सॉइल का जितना एक्सेस वाटर है वो पाइप के अंदर आएगा और इधर से
आप इसको ड्रेन आउट कर दीजिए। ये हुआ परफोरेटेड वाटर के द्वारा। अब परफोरेटेड में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैसे कैसे देखिए, इसमें आता है नेचुरल या रैंडम, इसको रैंडम भी बोलते हैं। ओके, दूसरा आता है हैरिंग बोन पद्धति। तीसरा आता है ग्रीडी रोन टाइप। ओके, इसके बाद ये सब थे परफोरेटेड में। फिर आता है दूसरा मोल ड्रेनेज एंड तीसरा आता है वर्टिकल ड्रेनेज। देन चौथा आता है डीप ओपन ड्रेनेज। ओके, पांचवा की बात करें तो ब्यूरिट ड्रेनेज एंड छठवा है टाइल एंड ओपन नालियों के द्वारा, ट्रेंच बोल सकते हैं के द्वारा। ओके, तो देखते हैं मोल ड्रेनेज क्या है। देखिए, आपको सिर्फ एग्जाम का आप तैयारी करें, कॉलेज के तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो एग्जाम के बेसिस पे सिर्फ ये आएगा सब सरफेस में कौन कौन से आते हैं। परफोरेटेड, इसमें ऐसा ऑप्शन दे देगा कि हैरिंग बोन किसके अंदर आता है, ग्रीडी रोन किसके अंदर आता है, तो आपको पता होगा कि ये सब सरफेस ड्रेनेज के प्रकार है। मोल ड्रेनेज, ये मोल ड्रेनेज को देखते हैं। मोल ड्रेनेज क्या होता है? मोल ड्रेनेज जो है, मोल ड्रेनेज क्ले मृदाओं में मोल ड्रेनेज का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये मोल ड्रेनेज मोल्ड बोल्ड प्लाउ MB प्लाउ के हेल्प से बनाया गया होता है। क्ले मतलब सख्त मृदा है तो परमानेंट ये 3 से 5 साल तक यूज किया जा सकता है। ये खेत है आपका, आपने डायरेक्ट अंदर सब सरफेस मतलब सॉइल के अंदर एक ये कैनाल बना दिए MB प्लाउ के हेल्प से, इसे क्या कहेंगे? मोल ड्रेनेज, ठीक है। वर्टिकल ड्रेनेज की बात करें तो वर्टिकल ड्रेनेज के ये आपका ये सॉइल सरफेस है, आपने कुआं खोद दिया, इसमें जितनी एक्सेस पानी है वो अंदर चले गया ज़मीन के अंदर। डीप ओपन की बात करें, डीप ओपन जहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पानी जल्द, देखिए रिसाव के कारण जहाँ ज़्यादा जमा हो गया वहाँ ये डीप ओपन ड्रेनेज उपयोग किया जाता है। ब्यूरिट ड्रेनेज, ये ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ है, आप जान रहे हैं कि सब सरफेस है। टाइल, कई जगहों में खुली नालियों के द्वारा ये सरफेस, तो आप नाली बना दिए, यहाँ से निकल गया। तो इसमें सिर्फ आपको मेन क्या देखना है, आपको ये देखना है कि सब सरफेस के अंदर क्या क्या आ रहे हैं। एग्जाम में सिर्फ यही पूछेगा कि हैरिंग बोन, ग्रीडी रोन, मोल ड्रेनेज, वर्टिकल ड्रेनेज, ये सब किसके टाइप्स हैं, सरफेस और सब सरफेस। तो ये क्या है? सब सरफेस। हमने सरफेस में क्या देखा था? सरफेस में सिर्फ देखा था कि समतल में और ब्रॉड बेड सिस्टम। अब हम सीड्स के बारे में बात करते हैं। सीड्स, किसान को सीड चाहिए, अ गुड क्वालिटी, हैविंग गुड वेगर, गुड वायबिलिटी, ये सब चीज़ें, जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, फ्री फ्रॉम वीट सीड्स, फ्री फ्रॉम डिजीज, ये सब हम देखे थे। अभी हम बात करते हैं सीड कि सीड क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं लेकिन स्टूडेंट एक गलती ज़रूर करता है। आइए देखते हैं क्या गलती करता है। बीज, आप जानते हैं कि राइपन्ड ओव्यूल, पका हुआ जो ओव्यूल होता है, राइपन्ड ओव्यूल को ही सीड कहा जाता है, ठीक है। राइपन्ड ओव्यूल को ही सीड कहा जाता है। अब इसको बुआई के लिए यूज करते हैं, आप सब जानते हैं। देखिए कई बंदों को ये नहीं पता अनाज क्या है और बीज क्या है। तो भैया ये बता दूं, अनाज का मतलब है जिसे हम खाने के लिए यूज करें, ये क्या है? अनाज, ठीक है। जिसे स्विंग के लिए यूज करें, ये क्या है? बीज। ओके, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लासेस ऑफ बीज, टाइप्स ऑफ सीड की बात करें। क्लास कितने प्रकार होते हैं?
देखो अब पहला डाउट स्टूडेंट्स को यहीं पे पहला गलती यहीं करता है। अगर क्लासेस ऑफ सीड्स आए, कितनी क्लासेस होते हैं तो देखिए, अगर पूरे वर्ल्ड में आए तो 5, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 5, इंडिया की बात करें तो 4, इंडिया की बात करें तो 4। ये कहाँ की है? वर्ल्ड। और ये कहाँ का है? इंडिया। आपको बहुत सारे बुक में 5 ही दिखेगा, लेकिन मैं बता दूं विश्व में 5 है, भारत देश में 4। क्या क्या है देखिए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ब्रीडर, ब्रीडर, फाउंडेशन, फाउंडेशन, इसी को मदर सीड कहा जाता है, ठीक है, प्रजनक। इसके बाद सर्टिफाइड, सर्टिफाइड, ये हुए 4 टाइप के सीड्स, 1 2 3 4। आप 5वां टाइप पढ़े हैं, 5वां टाइप आपने रजिस्टर्ड पढ़ा है, रजिस्टर्ड। तो आपको मैं बता दूं ये रजिस्टर्ड इंडिया में ग्रो नहीं किया जाता, इंडिया में इसका प्रोडक्शन नहीं किया जाता, इंडिया में प्रोडक्शन नहीं किया जाता, समझ गए। चलिए तो न्यूक्लियस में क्वेश्चन क्या बनेगा, 100% प्योरिटी होता है न्यूक्लियस, 100% प्योरिटी, ओके। इसमें भी ब्रीडर में भी 100% प्योरिटी पाया जाता है। ब्रीडर की बात करें तो गोल्डन येलो, गोल्डन येलो कलर इसका टैग होता है। टैग का मतलब क्या है देखिए, आप गए बीज खरीदने, बीज खरीदने गए, अब बीज खरीदने गए तो जैसे कि ये बीज का बोरी है, ये क्या है? बीज का बोरी। तो यहाँ पे एक लीफलेट लगा रहेगा, लीफलेट इतना बड़ा टैग लगा रहेगा, जैसे कि ये कुछ इस प्रकार से लगा रहेगा, यहाँ पे ऐसे बोरी के साथ चिपका रहेगा, इसमें लिखा रहेगा ये टैग कलर, जैसे ब्रीडर है तो गोल्डन येलो कलर का रहेगा, ये कुछ येलोइश टाइप से है, डार्क येलो, तो गोल्डन येलो कलर का रहेगा, इसमें लिखा रहेगा ब्रीडर सीड, जेनेटिक प्योरिटी, इम्प्योरिटी, ये सब लिखा रहेगा, ठीक है। समझ गए आप क्या है टैग। अब आगे बढ़ते हैं, गोल्डन येलो कलर। अगर फाउंडेशन सीड की बात करें, देखिए फाउंडेशन सीड को नेशनल सीड कॉर्पोरेशन और स्टेट सीड कॉर्पोरेशन ये बनाते हैं। फाउंडेशन सीड को कौन बनाते हैं? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन और स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, ठीक है। वाइट कलर का टैग होता है इसमें, वाइट कलर का टैग, मतलब अगर क्वेश्चन घुमा के आ गया कि एक बोरी है उसमें वाइट कलर का टैग है तो वो कौन सा सीड है, तो आप क्या बताएंगे? फाउंडेशन सीड है। अगर एक बोरी, चलिए तो हम बात कर रहे थे फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड में कौन बनाते हैं? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, ठीक है। वाइट कलर का टैग होता है इसमें। फाउंडेशन सीड के बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें 99.5% जेनेटिक प्योरिटी पाया जाता है एंड 98% फिजिकल प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी। हमने क्या बात किया? न्यूक्लियस सीड में 100% प्योरिटी, ब्रीडर सीड में 100% प्योरिटी, लेकिन फाउंडेशन सीड की जब बात करें तो इसमें 99.5% जेनेटिक प्योरिटी पाया जाता है एंड 98% फिजिकल प्योरिटी पाया जाता है, ओके। सर्टिफाइड सीड की बात करते हैं। सर्टिफाइड सीड, इसका टैग कलर ब्लू कलर के होता है, ब्लू कलर टैग, एज्यूर ब्लू भी बोला जाता है, एज्यूर ब्लू भी बोला जाता है। और यही सर्टिफाइड सीड ही किसानों को दिया जाता है। कौन सा सीड? सर्टिफाइड सीड। कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं कि किसानों को कौन सा सीड बोने के लिए दिया जाता है, तब क्या दिया जाता है? सर्टिफाइड सीड दिया जाता है। क्या है टैग कलर? ब्लू कलर। जेनेटिक प्योरिटी की बात करें तो 99.1% जेनेटिक प्योरिटी होता है। यह है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड इसका मदर सीड होता है, फाउंडेशन सीड से ही तैयार किया जाता है सर्टिफाइड सीड। अब रजिस्टर्ड सीड की बात करते हैं, चलिए। रजिस्टर्ड सीड का अगर टैग कलर की बात करें तो पर्पल कलर, पर्पल कलर क्या है इसका टैग, और हमने पहले पढ़ चुका है इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होता। ये तो थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड, ठीक। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीड की बात करते हैं। चलिए, इम्प्रूव सीड की कि क्या क्या कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि सीड में इतना % मॉइस्चर हो, इतना % जेनेटिक प्योरिटी हो, इतना % फिजिकल प्योरिटी हो, इतना % इम्प्योरिटी हो, ये सब चीज़ें देखते हैं क्या है। चलिए, अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्प्रूव्ड सीड,
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्प्रूव्ड सीड। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्प्रूव्ड सीड देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि देखिए जेनेटिक प्योरिटी, पहला लिखिएगा जेनेटिक प्योरिटी और दूसरा फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी, अगर हम जेनेटिक प्योरिटी की बात करें, किसकी बात करें? जेनेटिक प्योरिटी के। तो जेनेटिक प्योरिटी में देखिए, जेनेटिक प्योरिटी में 0.1% अशुद्धता, इम्प्योरिटी इतना इम्प्योरिटी चलेगा। मतलब अगर कोई सीड है तो उसमें 0.1% जेनेटिक इम्प्योरिटी चलेगा, समझ रहे हैं? इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा कितना परसेंट? 0.1% जेनेटिक इम्प्योरिटी चलेगा, ठीक है। फिजिकल प्योरिटी की बात करें तो इसमें 1 से 2% फिजिकल इम्प्योरिटी कैन बी टॉलरेबल। 1 से 2% फिजिकल प्योरिटी को किसान टॉलरेट कर सकता है, मतलब नेग्लिजिबल है ये, ठीक है। फिजिकल प्योरिटी की बात करें तो 1 to 2% फिजिकल इम्प्योरिटी चलेगा एंड जेनेटिक इम्प्योरिटी 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा, क्वेश्चन सबसे शानदार और अधिकतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है कि फिजिकल इम्प्योरिटी परसेंट मीन्स भौतिक अशुद्धता प्रतिशत को क्या कहा जाता है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए डॉकेज परसेंटेज अगर बोले या फिर फिजिकल इम्प्योरिटी परसेंटेज बोले तो ये दोनों एक ही है, डॉकेज परसेंटेज या फिर फिजिकल इम्प्योरिटी परसेंटेज, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक, जेनेटिक प्योरिटी इतना हो, फिजिकल प्योरिटी इतना हो, उसमें हाई सीड वेगर हो, ओज हो, वायबिलिटी हो, उसका जीवन क्षमता ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नमी देखते हैं, नमी, मॉइस्चर, क्या क्या पॉइंट्स हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक में? जेनेटिक प्योरिटी पहला, फिजिकल प्योरिटी दूसरा, तीसरा हमने वायबिलिटी देखा और चौथा वेगर की बात की। पांचवा मॉइस्चर की बात करते हैं। मॉइस्चर देखिए, मॉइस्चर क्या है कि चावल में देखिए राइस के केस में 12% मॉइस्चर होना चाहिए, राइस के केस में 12%, ठीक है। लेकिन जब स्टोरेज की बात करें, देखिए कोई भी अगर खाद्यान्न है तो स्टोरेज 10% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए, 10% मॉइस्चर, इससे अधिक नमी नहीं होना चाहिए। या आप हार्वेस्टिंग टाइम देखिए, चावल में 12% नमक, अगर खाद्यान्न सीरियल की बात करें तो 10% मॉइस्चर, दाल में 8 से 10% मॉइस्चर होना चाहिए एंड तिलहन या मसालों में 6 से 8% मॉइस्चर। ओके, ये तो हुआ, हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्प्रूव्ड सीड। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, फिजिकल इम्प्योरिटी को क्या कहा जाता है? डॉकेज। अब देखिए रियल वैल्यू, छठवां पॉइंट है रियल वैल्यू ऑफ सीड। रियल वैल्यू मतलब क्या होता है? वास्तविक उपयोगिता। मतलब आपने सीड तो खरीदा, जैसे कि मैंने ये डस्टर खरीदा, कितने में खरीदा? मुझे इसे दिया 50 रुपये में, ठीक है, 50 रुपये में दिया। अब मैं यूज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक से मिट नहीं रहा है, तो क्या ये 50 रुपये के हिसाब से वर्थी है मेरे लिए? क्या ये 50 रुपये क्या 50 रुपये का काम इससे मैं ले रहा हूँ? ये है रियल वैल्यू। सीड के केस पे भी आप देखेंगे कि क्या है उसका रियल वैल्यू क्या है। तो सीड में देखें एक फार्मूला है, रियल वैल्यू का फार्मूला होता है जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन प्योरिटी परसेंटेज इंटू 100। क्या? जर्मिनेशन परसेंटेज
आपने जितना सीड लिया उसमें कितना जर्मिनेट हो रहा है, कितना वो प्योर है, इंटू 100। ये होता है रियल वैल्यू ऑफ सीड, जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन प्योरिटी परसेंटेज इंटू 100। देखिए जो रियल वैल्यू है ना, हर क्रॉप का रियल वैल्यू 75% से अधिक होना चाहिए। 75% से इट मस्ट बी मोर देन 75%। रियल वैल्यू ऑफ सीरियल, पल्सेस और ऑयल सीड और एनी टाइप ऑफ सीड, रियल वैल्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ सीड मस्ट बी मोर देन 75%। ओके, चलिए इसके बाद आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस देखिएगा, आइसोलेशन डिस्टेंस को हिंदी में कहा जाता है पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस क्यों अपनाया जाता है? आइसोलेशन डिस्टेंस देखिए इसको समझने का सिंपल सा तरीका है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाए रखना। क्यों बनाए रखना? ताकि संक्रमण ना हो, ताकि जो कोरोना बीमारी है एक दूसरे में ना फैले, इसीलिए हमें दूरी बनाए रखना है। उसी प्रकार पृथक्करण, एक क्रॉप का पॉलन दूसरे में ना फाल हो, समझे? जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रखने के लिए हम आइसोलेशन डिस्टेंस का यूज करते हैं। तो अलग अलग क्रॉप में अलग अलग आइसोलेशन डिस्टेंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलन कैरी कैपेसिटी, पॉलन कैरिंग कैपेसिटी के बेसिस पे। देखिए आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आप लिखिएगा फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड। कॉलम बनाइएगा 3 और यहाँ पे रहेगा क्रॉप। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि क्रॉप अगर आप फाउंडेशन सीड बना रहे हैं तब ये सब मीटर में रहेंगे, किलोमीटर में नहीं रहेगा भैया। ये नहीं कि आप दिल्ली रायपुर के जोरा में बना रहे हैं और एक क्रॉप यहाँ लगाएं, एक मरीन ड्राइव में, ऐसा कुछ नहीं है, मीटर में रहेगा। अगर आप फाउंडेशन सीड किसी क्रॉप का बना रहे हैं तब कितना मीटर दूरी होना चाहिए आइसोलेशन डिस्टेंस, जब सर्टिफाइड बना रहे हैं तब क्या होना चाहिए, ये देखते हैं। चलिए तो राइस लिखते जाइएगा, राइस बार्ले, देन व्हीट, सोयाबीन एंड ग्राउंड नट। अगर इनमें फाउंडेशन सीड की बात करें तो 3 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस फाउंडेशन सीड का। सर्टिफाइड सीड की बात करें तो भी 3 मीटर। इसके बाद पोटैटो की बात करें, पोटैटो में 5 मीटर एंड 5 मीटर। अगर उर्द, मूंग, चना, फील्ड पी इनकी बात करें तो 20 मीटर एंड 10 मीटर आप लिखते जाइएगा। फिर ग्वार, राजमा, अलसी को लिनसीड कहा जाता है, टमाटर, इनका है 50 मीटर एंड 25 मीटर। उसके बाद हाइब्रिड कॉटन की बात करें, हाइब्रिड कॉटन 50 मीटर एंड 30 मीटर। उसके बाद ज्वार, सोरगम, अरहर एंड ब्रिंजल, बैंगन, 200 मीटर एंड 100 मीटर। फिर मस्टर्ड, सैफफ्लावर एंड सनफ्लावर 400 मीटर एंड 200 मीटर। फिर मेज, भिंडी, चिल्ली एंड मेरीगोल्ड, गेंदा, 400 मीटर एंड 200 मीटर। ये रहे, लिखते जाइएगा आप। आपको इसको मगअप करना है, याद करना है भैया।
आगे देखिए, गेंदा के बाद देखते हैं बाजरा। पर मिनट की बात करें 1000 मीटर एंड 200 मीटर। कुकर बीट्स 1000 मीटर एंड 600 मीटर। ओनियन एंड कैरेट 1000 मीटर एंड 800 मीटर। देन कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप, मूली एंड बीटरूट। मूली को रेडिश कहा जाता है। इनमें फाउंडेशन सीट का आइसोलेशन डिस्टेंस सर्टिफाइड का देखते हैं 1600 मीटर एंड 1000 मीटर। ये रहे डिफरेंट क्रॉप्स के आइसोलेशन डिस्टेंस, फाउंडेशन सीट के अलग, सर्टिफाइड सीट के अलग। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, आइसोलेशन डिस्टेंस हमने देखा। अब टेस्टिंग ऑफ सीड्स, मतलब आपने डिफरेंट पैरामीटर्स तो देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देख लिए। अब हम बात करेंगे कि टेस्ट कैसे करेंगे कि भाई किसी सीड का वायबिलिटी कितना है, वेगर कितना है। तो टेस्ट करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज होता है, कुछ मेथड्स का यूज होता है, वो देखते हैं। चलिए, हेडिंग रहेगा आपका टेस्टिंग ऑफ सीड। देखिए टेस्टिंग में क्या है। पहला है टीजेड टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट। ये क्या पता करता है? सीड वायबिलिटी। क्वेश्चन यहीं से आ जाता है डायरेक्ट कि टू डिटरमाइन द वायबिलिटी ऑफ ए सीड विच टेक्निक इज यूज। तो क्या आएगा? टीजेड टेस्ट इज यूज्ड। ओके, इसका केमिकल नेम क्या है? 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड। क्या? 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड। कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर एंजाइम इसमें जो यूज होता है उसका नाम देखें तो डिहाइड्रोजिनेज। Which enzyme used in TZ test? Dehydrogenase is the enzyme used in TZ test. Okay. अब इसको देखिएगा, जब हम टेस्ट कर लिए तो किसमें कौन सा सीड वायबल है कैसे पता चलेगा? वो रेड कलर का हो जाएगा। रेड कलर इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वायबिलिटी। ओके। और वाई सीड रेड कलर का क्यों हो जाता है? कभी क्वेश्चन आ जाए कि ड्यूरिंग टीजेड टेस्ट सीड बिकम ऑफ रेड कलर, वाई? ड्यू टू द फॉर्माजन। देखिए, फॉर्माजन के कारण सीड क्या हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। चलिए, वायबिलिटी के बाद वेगर टेस्ट। वेगर किससे हम पता करेंगे? वेगर टेस्ट हम पता करेंगे कोल्ड टेस्ट फॉर कॉर्न। आप लिखते बन जाइए इसको। तीसरा है ग्रो आउट टेस्ट और इसी को फील्ड टेस्ट कहते हैं। आप डायरेक्ट सीड को उगा के देखेंगे। ग्रो आउट टेस्ट क्या पता करते हैं? जेनेटिक प्योरिटी पता करने के लिए। उसके बाद जर्मिनेशन टेस्ट। अगर जर्मिनेशन टेस्ट की बात करें तो ये 25 ग्राम आप सीड लेंगे और जर्मिनेट करके देखेंगे। तो हमने क्या क्या देखा? वायबिलिटी के लिए टीजेड टेस्ट। अगर वेगर की बात करें तो कोल्ड टेस्ट फॉर कॉर्न। ग्रो आउट टेस्ट किसके लिए? जेनेटिक प्योरिटी के लिए ग्रो आउट टेस्ट। और जर्मिनेशन टेस्ट कितना सैंपल लेते हैं? 25 ग्राम। ओके, ये तो थे टेस्टिंग ऑफ सीड्स। अब हम आगे बात करते हैं। चलिए, डोरमेंसी, सुसुप्तावस्था। आप कभी देखे होंगे कि सीड उग नहीं रहा, जर्मिनेट नहीं हो रहा। मतलब क्या है? ये मतलब नहीं है कि वो सीड में वायबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि सीड अभी डोरमेंसी में है, सो रहा है। आदमी काम नहीं कर रहा है, ऐसे लेटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मर गया। इसका मतलब ये है वो आराम कर रहा है अभी।
चलिए देखते हैं इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं। डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी क्या होता है। सीड डोरमेंसी हेडिंग करिएगा, बीज सुप्तावस्था या फिर सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी, ओके। सीड डोरमेंसी की बात करते हैं। सीड डोरमेंसी देखिए 3 प्रकार से होता है। पहला देखिएगा प्राइमरी डोरमेंसी, या फिर इसी को कहा जाता है इननेट डोरमेंसी। दूसरा बात करें सेकेंडरी डोरमेंसी, या इसी को बोला जाता है इंड्यूस्ड डोरमेंसी। तीसरा बात करते हैं, तीसरा होता है इन्फोर्स्ड डोरमेंसी। ये नाम ही बयां कर दे रहे क्या। इन्नेट मतलब खुद के अंदर है, मैं सोना चाहता हूँ, इन्नेट मैं सोऊंगा। इंड्यूस्ड सो जा बेटा, सो जा। इंड्यूस्ड आपने मस्त एसी चालू कर दिया, झपकी आ रहा है, सो रहा है, इंड्यूस्ड। इन्फोर्स्ड तू सोएगा ही, नहीं सोया तो गोली से मार दूंगा, इंड्यूस्ड। समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्यों होते हैं इन्नेट। जैसे कि जो सीड कोट है, सीड कोट का हार्ड होना, सीड कोट क्या है, हार्ड, ओके। जो इम्ब्रायो है वो इमेच्योर है, इम्ब्रायो। जैसे लाइट की ज़रूरत है, नीड लाइट, रिक्वायर लाइट, ठीक, रिक्वायर लाइट, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। एंड केमिकल, कुछ केमिकल लोचा है, केमिकल्स के कारण। ये है इननेट डोरमेंसी। सीड कोट हार्ड हो गया, इम्ब्रायो इमेच्योर है, लाइट रिक्वायर करते, लाइट की ज़रूरत है जर्मिनेट करने के लिए, केमिकल के कारण। सेकेंडरी देखा जाए, सेकेंडरी क्यों, जब किसी सीड को जो उसका फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता तो वो क्या अटेंड कर लेता है, सेकेंडरी डोरमेंसी। फेवरेबल कंडीशन ना मिलने के कारण सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी डोरमेंसी। इम्पोज डोरमेंसी की बात करें तो इम्पोज डोरमेंसी मतलब क्या, आपने बोला गया भैया 3 सेंटीमीटर में ही बीज लगाना, क्या बोला गया 3 सेंटीमीटर बीज लगाना, आप कहाँ लगा दी, मैं तो ज़्यादा गहराई में डालूंगा, जड़ अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन नहीं, आपने लगा दिया 10 सेंटीमीटर में, जर्मिनेट ही नहीं हो पा रहा। ये क्या है, इन्फोर्स्ड डोरमेंसी, ठीक है। इसका और भी कारण है, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, सॉइल वेट, ये सब कारणों से डोरमेंसी होता है। आपने देखा सीड डोरमेंसी के टाइप्स। आगे बढ़ते हैं, चलिए। डोरमेंसी को हटाने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, उन केमिकल्स को देखते हैं कि किन केमिकल के यूज करने से हम डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। भैया डोरमेंसी, आदमी सो रहा है, उसको उठाने का क्या तरीका, चट से मार दो उसके गाल में, उड़ जाएगा, पानी डाल दो उसके ऊपर, लाउड साउंड म्यूजिक चला दो, उड़ जाएगा बंदा, और क्या। तो देखते हैं क्या क्या केमिकल यूज होता है, तो लिखिएगा। दूर करने के लिए कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं। पहला थायो यूरिया। जब हम एग्रोनॉमी का क्लास देख रहे थे फर्टिलाइजर वाला, उसमें हमने बताया था थायो यूरिया में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है, कितने % सल्फर पाया जाता है, ये बताए थे। चलिए थायो यूरिया आलू में डोरमेंसी ब्रेक करते हैं, डोरमेंसी को
ब्रेक करता है, ठीक, डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ब्रेक करते कितना परसेंट आप थायो यूरिया यूज करेंगे, ये थोड़ी ना कि पूरा बाल्टी भर थायो यूरिया आलू में डाल दिए, नहीं, 1% सॉल्यूशन, 1% सॉल्यूशन आप थायो यूरिया का यूज करेंगे तभी आलू में डोरमेंसी ब्रेक होगा। दूसरा देखते हैं, जिब्रेलिक एसिड का यूज कर लेते हैं, जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं। तीसरा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कि कौन कौन से केमिकल का यूज किया जाता है डोरमेंसी ब्रेकर में, तो पहला है थायो यूरिया, दूसरा है जिब्रेलिक एसिड है, तीसरा है पोटेशियम नाइट्रेट। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम बढ़ते हैं सीड टाइप्स की। भंडारण के समय किस भंडारण ऑन द बेसिस ऑफ भंडारण सीड को कितने प्रकार से बांटा गया है, 2 प्रकार से बांटा गया है। देखिएगा, एक है ऑर्थोडॉक्स सीड, ऑर्थोडॉक्स इसको लिखिएगा सीड टाइप स्टोरेज के आधार पे, स्टोरेज या फिर एज आयु के आधार पे ठीक, ऑर्थोडॉक्स सीड या फिर रिकैल्सिट्रेंट, ऑर्थोडॉक्स सीड एंड रिकैल्सिट्रेंट सीड। देखिए क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स सीड का क्या है, जो सीड है इसका आयु अधिक होता है, ऑर्थोडॉक्स सीड का आयु अधिक होता है। अगर रिकैल्सिट्रेंट्स की बात करें तो ये कम होता है एज कंपेयर टू ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। इसके बाद यह कम नमी मतलब 5% मॉइस्चर में भी स्टोरेज आसानी से किया जा सकता है, स्टोरेज आसानी से किया जा सकता है। 5% स्टोरेज, 5% मॉइस्चर में स्टोरेज आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इसमें 20 से 30% नमी में ही स्टोरेज किया जाता है। 20 से 30% जब नमी रहेगा तभी स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये फ्रीजिंग के प्रति सहनशील है। भैया सिंपल सी बात है, 5% मॉइस्चर है मतलब क्या, पानी कम है मतलब क्या, फ्रीज होगा ही नहीं। जबकि ये सहनशील नहीं है, ये ससेप्टेबल है, संवेदनशील, ससेप्टेबल है फ्रीजिंग के प्रति। पानी ज़्यादा फ्रीज जल्दी होगा। ओके, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने सीरियल्स हैं, अनाज, लेग्यूम्स, ये सब क्या है, ऑर्थोडॉक्स सीड। अगर हम रिकैल्सिट्रेंट्स की बात करें तो चाय, आम, कटहल, कोको, नारियल, रबर, ये सब सीरियल। और लेग्यूम, नींबू, मिर्च, अमरूद एंड काजू, ये है ऑर्थोडॉक्स के अंदर। रिकैल्सिट्रेंट में चाय, आम, कटहल, कोको, नारियल एंड रबर। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। काफ़ी सारा चीज़ आपको पढ़ना है, 2-4 पॉइंट और देखते हैं क्या है। मात्र 5-6 पॉइंट्स और देख लीजिए इसी से रिलेटेड। ये है सीड टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। इसमें है इंटरनेशनल सीड ईयर, 1961। हमने बताया था कि जीआरएफ में इंटरनेशनल ईयर से जरूर क्वेश्चन आता है। मैंने एक वीडियो स्पेसिफिक इंटरनेशनल ईयर के ऊपर बनाया हूँ, उसको जरूर देखिएगा। हमने क्या बोला, इंटरनेशनल विश्व बीज वर्ष कब मनाया जाता है, 1961 में। भारत जो है, इंडिया, यह इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एजेंसी का सदस्य कब बना, मेंबर कब बना, यह बना 1961 में। जिस ईयर सीड ईयर मनाया गया उसी ईयर इंडिया जो है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एजेंसी का मेंबर बना, ठीक है। आगे देखते हैं ये कहाँ है, ईस्टा कहाँ है, ईस्टा की बात करें तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। कब बना ये, 1924 में। ओके, अब नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कहाँ है, न्यू दिल्ली। कब बना, 1963 नवंबर 7। ये
नेशनल सीड कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली में है, 1963 में बना, नवंबर 7 को। ओके, इसके बाद सीड एक्ट की बात करें, सीड एक्ट तो देखिए सीड एक्ट पास तो हुआ था 29 अक्टूबर 1966 में पास हुआ, बिल पास हुआ, ठीक। इन्फोर्स्ड कब हुआ, लागू कब हुआ, 2 अक्टूबर 1969 को इन्फोर्स लागू किया गया। पास हुआ कब, 1966 में पास हुआ और 1969 में लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं, चलिए सीड रूल की बात करें। सीड नियम मतलब कितना % इसमें नमी होगा, कितना जेनेटिक प्योरिटी, ये सब देखा गया। सीड रूल कब बना, 1968 में बना। नेशनल सीड प्रोजेक्ट, नेशनल सीड प्रोजेक्ट आप फुल फॉर्म लिखिएगा, नेशनल सीड प्रोजेक्ट कब बना, नेशनल सीड प्रोजेक्ट 1976 में बना। उसके बाद सीड कंट्रोल ऑर्डर, सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 में आया। सीड कंट्रोल ऑर्डर, कितना सीड आपको स्टोर करना है, कितना सीड आप बेचेंगे, इसमें लिमिट किया गया। कब आया ये सीड कंट्रोल ऑर्डर, 1983 में, ठीक है। इसके बाद फार्मर्स राइट एक्ट, फार्मर राइट एक्ट, फार्मर राइट एक्ट कब आया, 2001। अब आप जान रहे हैं किसान उगा रहा है बीज, लेकिन भैया उसे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, तो उनके हित में फार्मर्स राइट एक्ट लाया गया 2001 में। फिर आता है PPP एंड FR, देखिए क्या है ये, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001, मतलब 2001 में 2 एक्ट आया, फार्मर्स राइट एक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। ओके, पेटेंट एक्ट की बात करें, पेटेंट, आप पेटेंट बना कराते हैं, नया इनोवेशन किया आपने या फिर कुछ मॉडिफाई किया, तो पेटेंट एक्ट कब आया, पेटेंट एक्ट आया 2002 में। नेशनल सीड पॉलिसी, नेशनल सीड पॉलिसी, नेशनल सीड पॉलिसी आपने यहाँ पे क्या देखा था, NSP का मतलब 1976 में था नेशनल सीड प्रोजेक्ट, ये था नेशनल सीड प्रोजेक्ट, और ये क्या है, नेशनल सीड पॉलिसी 2002। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा भैया इंडिया बना मेंबर ISTA का 1961 में, ये कहाँ है ISTA, जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1924 में ISTA का स्थापना हुआ। इसके बाद हमने देखा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली में 1963 नवंबर 7 को बना। फिर देखा सीड एक्ट कब आया भारत में, 1966 में पास हुआ और 1969 में लागू हुआ। इसके बाद हमने देखा सीड रूल कब आया, 1968 को आया। नेशनल सीड, ये नेशनल सीड प्रोजेक्ट, नेशनल सीड प्रोजेक्ट की बात करें तो 1976 में आया। फिर सीड कंट्रोल ऑर्डर की बात करें तो 1983 में आया। इसके बाद हमने देखा फार्मर्स राइट एक्ट 2001, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001, पेटेंट एक्ट आया 2002 में। इसके बाद नेशनल सीड पॉलिसी 2002 में। और इसी के साथ हम ये सीड टेक्नोलॉजी बेसिक एग्रोनॉमी में आता है, सीड टेक्नोलॉजी का हिस्सा हमने ख़त्म किया। अगले क्लास में हम वीड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, खरपतवार कि कितने प्रकार के खरपतवार होते हैं, क्या होते हैं, खरपतवार रोकने के लिए वीडीसाइड का यूज़ करते हैं, कौन कौन से वीडीसाइड होते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।